वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। कल आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का ड्राइवर का पेपर संपन्न हो गया। कल 10 दिसंबर था और ये मैं आपको पेपर करा रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ड्राइवर का। तो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि पेपर काफ़ी आसान आएगा, लेकिन अब की बार पेपर कराया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, जो कि एक सरकारी एजेंसी है जिसने पेपर के लेवल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखा था। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको तो लेवल मालूम चल गया होगा, लेकिन जो लोग पेपर आगे देने वाले हैं, जैसे कि आपका स्टेनोग्राफर का लगा है, ग्रुप डी और ग्रुप सी के पेपर लगे, वो लोग इन पेपर को अवश्य देखिए ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिट रहे। चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन आपका जीएस का सेक्शन था और जितने भी आपको उत्तर बताए जाएंगे वो 100% सही उत्तर आपको बताए जाएंगे। भारतीय संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है, इसकी आपको पहचान करनी है। ऑप्शन में दिया गया रक्षा, विवाह, मुद्रा और कृषि। इधर आपको हिंदी में लिखा मिल रहा है, इधर आपको इंग्लिश में। जिसमें आपको सही दिख रहा हो उसमें आप लोग प्रयास कर सकते हैं। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है, जो लोग पेपर दे चुके हैं, वो लोग अपने उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। ऊपर से आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट दिख सके। तो राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल होता है? कृषि राज्य सूची का विषय है, समझ गए। कृषि हो गया, पुलिस हो गई, भूमि, पशुपालन, शराब, सिंचाई, ये सभी आपके राज्य सूची के विषय में आते हैं। जैसे आपका रक्षा हो गया, बीमा, खनिज, शेयर बाजार, रेलवे, ये सभी आपके संघ सूची में आते हैं। विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये संवर्ती सूची के विषय। मुद्रा भी संघ सूची का है, इसलिए कृषि सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए त्रिभुज के अंदर जो पूर्ण संख्या उसको आपको लिखना है। अगर आपको न दिख रहा हो तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ऊपर देखिए 3 लिखा है, ये बगल में 9 लिखा है, ये 5 लिखा है, अंदर 32 लिखा है। तो 32 कैसे बनेगा? 9 त्रिक 27, 5 32। तो ये दोनों का मल्टीपल करके 5 को जोड़ लेंगे तो 32 अंदर आपको मिल जाएगा। ऊपर 5 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 7 लिखा है, 5 15 7 22, अंदर 22 लिखा गया बीच में। इसी प्रकार से ऊपर 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 5, तो 5 को 20, 5 25 इसका सही उत्तर होगा। बीच में आप प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 25 भरेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने जो वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ? अब देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो गांधी जी की एक ही पुस्तक रखी गई है जो कि है हिंद स्वराज। इसलिए आप चौथे ऑप्शन को, जिनको मालूम रहा होगा गांधी जी की यहाँ पर पुस्तक रखी है हिंद स्वराज, तो वो लोग इस उत्तर को सही करके आए होंगे। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ में, ठीक है। सूची 1 में लिखा गया काला मृग, एशियाई हाथी, हिमालयन भूरा भालू, गुलाबी सिर वाली बतख, जिसको आपको मिलाना है दुर्लभ प्रजाति, संकटापन्न प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजाति और परिसंकटमय प्रजाति के साथ में। नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, करने का प्रयास करिए। बहुत ही बढ़िया पेपर था। जिन लोगों ने नहीं दिया है वो लोग जरूर देखने का प्रयास करिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। देखिए काला मृग जो आता है वो संकटापन्न प्रजाति में आता है, तो पहले को आपको दूसरे से मिलाना होगा। एशियाई हाथी को आप मिलाएंगे परिसंकटमय प्रजाति से, लास्ट वाले से, ठीक है। हिमालयन भूरा भालू जिसको आपको मिलाना है दुर्लभ प्रजाति से, पहले वाले ऑप्शन से। गुलाबी सिर वाली बतख ये आप मिलाएंगे लुप्त प्राय प्रजाति से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की पुस्तक से पूछे गए थे। अगर आपको किसी प्रकार का भ्रम होता है तो आप एनसीईआरटी की पुस्तक को जाकर के देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा? पहले का दूसरा हो गया, बी का चौथा हो गया, तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर बनेगा। बहुत से लोगों ने लास्ट को लगाया होगा, जिनका गलत हो गया होगा, तो पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आप लोग एनसीईआरटी की क्लास 10 की पुस्तक जाकर के देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। यहाँ पर फिर से सूची से क्वेश्चन आया है और नीचे आपको उत्तर लिखे मिलेंगे, लेकिन उत्तर नहीं दिख पाएंगे, हम आपको मिलाने के बाद उत्तर दिखाएंगे। सुनामी लिखा गया है, कैस्पियन सागर लिखा गया है, महासागरीय धारा और ज्वार लिखा गया है, जिसको आपको मिलान करना है। तो सुनामी आप किसे कहते हैं? सुनामी कहते हैं भूकंपी तरंगों को, तो पहले को आपको दूसरे से मिलाना होगा, मजबूत भूकंपी तरंगे, ठीक है। कैस्पियन सागर क्या है? एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? लास्ट वाला, कैस्पियन सागर जो है बृहत्तम झील, डी वाले से मिलाएंगे आप। महासागरीय धारा, महासागरीय धारा में जैसे आप जानते हैं गर्म धारा और ठंडी धाराएं होती हैं, तो एक निश्चित पद से होने वाली जल धारा होती है, तो सी को आपको पहले से मिलाना होगा। ज्वार क्या होता है? डी ऑप्शन में ज्वार लिखा गया है,
ज्वार होता है जल का सर्वाधिक ऊपर उठना और नीचे गिरना, ज्वार भाटा। तो डी को आप मिलाएंगे तीसरे वाले से। इस हिसाब से आपको उत्तर कौन सा बनेगा? चौथा वाला ऑप्शन। ए को आपने दूसरे से मिलाया, बी को चौथे से मिलाया, सी को पहले से मिलाया और डी को तीसरे से मिलाया, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही उत्तर होगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने से आया है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि मिलान से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। सूची 1 में मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर लिखा गया है, जो कि इसके इंग्लिश नाम ही लिखे गए। हम आपको हिंदी से करके बताएंगे कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। चलिए एक बार आप लोग सबसे पहले प्रयास कर लीजिए, नीचे उत्तर लिखे हैं जिन्हें हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जो आता है वो कौन सा मंडल आता है? क्षोभ मंडल आता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, जो कि 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होता है। 8 किलोमीटर पड़ेगा ध्रुव से, और पृथ्वी के नीचे से बात करेंगे तो 18 किलोमीटर पड़ेगा। तो अगर एवरेज की बात करेंगे तो 10 किलोमीटर आसपास भी ट्रोपोस्फीयर हमारा लगेगा। तो ट्रोपोस्फीयर को हम लोग 10 किलोमीटर तक मिला देंगे, ये हमारा क्षोभ मंडल आ गया। अब क्षोभ मंडल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल, जो कि 10 से लेकर के 45 किलोमीटर तक होगा। तो बी को हमको दूसरे से मिलाना होगा, जो कि सामने लिखा गया है। अब स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर आता है मेसोस्फीयर, जैसे हम लोग कहते हैं मध्य मंडल, जो कि 45 से लेकर के 85 किलोमीटर तक होगा। तो ए को हमको चौथे से मिलाना होगा। अब इसके बाद देखिए थर्मोस्फीयर लिखा है, जिसे हम लोग कहते हैं ताप मंडल। इसका अन्य नाम भी आप जानते होंगे, आयन मंडल कहते हैं, ठीक है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर भी कहते हैं। तो 85 से लेकर 105 तक आयनोस्फीयर होता है। तो समझ गए आप, चारों को हमने मिला दिया है। सही उत्तर होगा इसका ए वाला ऑप्शन। यहां पर आप लोग ए वाले ऑप्शन को देख करके समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। सही ऑप्शन होगा 22 मार्च। 8वां क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछा गया संघ सूची में शामिल विषय की आपको पहचान करनी है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, विदेशी मामले, पुलिस, व्यापार और शिक्षा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग, मैं बोलकर बता देता हूं, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है, हिंदी में दिख जाए हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में दिख जाए आपको इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। संघ सूची के विषय की बात करेंगे तो विदेशी मामले जो होते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस की बात करेंगे, पुलिस राज्य सूची में आती है। व्यापार भी हमारा राज्य सूची में आता है, लेकिन अगर यहाँ पर विदेशी व्यापार लिख देता तो वो संघ सूची के अंतर्गत आ जाता। शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। शिक्षा हो गया, वन, जनसंख्या, परिवार नियोजन, ये सभी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिए गए थे, इसलिए शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। फिर से देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। अब एक साथ आपको 3 ही दिख पा रहे होंगे, ज़्यादा तो हो नहीं पा रहा जूम, समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझते हैं सूची 1 और सूची 2 में लिखा क्या गया है। यहाँ पर लिखा गया है MNC। MNC का मतलब जान लीजिएगा। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कारपोरेशन, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कारपोरेशन छोटे उत्पादों से सस्ती दरों में खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? अब इधर नीचे दूसरी सूची में लिखे होंगे, दूसरे में लिखा गया बी में MNCS। यहाँ पर देखिए एस है, मतलब कि मल्टीनेशनल कारपोरेशंस जो हैं उन्होंने कारखाने में निवेश किया है। किस में निवेश किया है? इसके बाद भारतीय कंपनियां जिन्होंने विदेशों में निवेश किया है, इधर आपको ढूंढना है। इससे सेवाओं के विस्तार में सहायता हुई है। तो ये 4 चीज़ें बता दी हैं। अब आपको मिलाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है छोटे उत्पादों से सस्ती दरों में खरीदते हैं। तो क्या खरीदेंगे सस्ती दरों में? सही ऑप्शन होगा ये वाला, वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान मल्टीनेशनल कारपोरेशन जो हैं ये खरीदते हैं सस्ती दरों पर। तो ए को आपको मिला देना है तीसरे से, मिलाते चलिएगा। इसके बाद लिखा गया है MNCS ने कारखानों में निवेश किया। तो कारखाने कहाँ पर होंगे? तो यहाँ पर लिखा गया ऑटोमोबाइल्स के कारखाने होते हैं, तो इसको आप डी से मिला देंगे। भारतीय कंपनियां जिन्होंने विदेश में निवेश किया है, तो विदेश में टाटा मोटर्स, रैनबक्सी ने निवेश किया है, तो इसी को आप दूसरे से मिला देंगे। इससे सेवाओं के विस्तार में सहायता प्राप्त हुई है। किससे? कॉल सेंटर से। तो डी को आपको पहले से मिलाना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा?
पहला वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। समझ गए? इस प्रकार से इतने कठिन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको सरल लग रहा है इसका मतलब आपने तैयारी बेहतर की है। अब देखिए कुछ मापन से क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी मापनी विधि सार्वभौमिक विधि है? ठीक है, कौन सी जो विधि है वो यूनिवर्सल मेथड है। इंग्लिश में आप देख सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर आपको समझ में आता है। तो यूनिवर्सल मेथड कौन सा मेथड है? तो सही ऑप्शन होगा प्रतिनिधि भिन्न। ठीक है, जो लोग हिंदी में समझ सके हिंदी में, इधर लिखा गया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि जो दूरियां होती हैं उनको नापने के लिए एक बीच में अनुपात होता है। तो ऊपर लिखा जाता है मानचित्र पर दूरियां और नीचे लिखा जाता है जमीन की दूरियां, उनके अनुपात को हम लोग प्रतिनिधि भिन्न कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मापनी में गणक किसका प्रतिनिधित्व करता है? अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो लिखा है न्यूमरेटर इन स्केल प्रेजेंट। जो आपने ऊपर आपको हमने यूनिवर्सल मेथड यूनिवर्सल स्केल पढ़ाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उसमें हमने आपको बताया कि न्यूमरेटर मतलब कि अंश जो होता है वो मानचित्र पर दूरियां को दर्शाता है, और जो आपका हर होता है अंश और हर भिन्न में होते हैं ना, तो आपसे न्यूमरेटर पूछा है तो न्यूमरेटर जो होगा वो मानचित्र की दूरियों को दर्शाएगा, मैप डिस्टेंस को दर्शाएगा। इसलिए सही ऑप्शन होगा डी वाला। अगर ये हर की बात करता, नीचे वाले की बात करता, तो वो ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाता, लेकिन इसका सही उत्तर होगा उसने न्यूमरेटर पूछा है तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 12 वाले क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन, अब ड्राइवर का पेपर है तो संकेत से तो आएंगे ही, यातायात के संकेत से क्वेश्चन आए हैं। आपसे पूछा गया है आगे रास्ता जो है संकीर्ण है, इसका निशान आपको बताना है। आगे रास्ता संकीर्ण है, इसका मतलब आगे रास्ता संकीर्ण है तो ये देखिए पहले सड़क चौड़ी थी, आगे जाकर पतली हो गई, तो ये निशान होगा आगे रास्ता संकीर्ण है, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब और भी निशान को समझ लीजिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है ऐसे करके ऐसे लिखा, इसका मतलब ये कह रहा है कि आगे जाइए, दाहिने मुड़िए फिर से, और फिर सीधे जाइए, आगे मुड़कर दाहिने मुड़कर सीधे, इसका मतलब है आगे जाकर बाएं मुड़कर सीधे। और ये देखिए इसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी है वो अब धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगी, ढलान की ओर जाएगी। सी वाले ऑप्शन का मतलब है कि अब आप ढलान की ओर जाएंगे, गाड़ी आपकी नीचे की ओर जा रही है। यही निशान इधर की ओर होता तो मतलब आपकी गाड़ी अब चढ़ान की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जाएगी, तो निशान लगे होते हैं। सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए संकेत से आया था। इसके बाद पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन में लोटनिक घर्षण, केंद्राभिसारी घर्षण, स्थैतिक और गतिज, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे। कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है? तो घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका स्थैतिक घर्षण, अगर आप दूसरे को गतिज घर्षण भी मान लेते हैं तो गतिज घर्षण के अंतर्गत ही लोटनिक घर्षण आता है। तो अभी सारी घर्षण कोई भी घर्षण नहीं होता है, तो दूसरा वाला घर्षण नहीं है। बाकी लोटनिक घर्षण हो गया, आपका सर्पी हो गया, स्थैतिक गति, ये सभी आपके घर्षण के प्रकारों में आते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। बेकिंग सोडा मतलब कि खाने वाला सोडा, मैंने कई बार आपको बताया है कि खाने वाले सोडा में H बीच में लगेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा होता है। और धावन सोडा ये पहले ऑप्शन में लिखा है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, ये धोने वाला सोडा होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर नमक का फार्मूला लिखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन भुगतान का ऐप आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिए गए ट्विटर, पेटीएम, भीम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। इसमें देखिए कई लोग गलतियाँ करके चले आए, बहुत से लोग पेटीएम भीम ऐप को सही करके आए, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है BC। लेकिन अगर आप जानते हो व्हाट्सअप भी अभी पेटीएम मतलब कि ऑनलाइन भुगतान ऐप हो गया है, तो BCE लास्ट वाले ऑप्शन को आपको सही करना था। ये डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम अभी तक नहीं करते हैं, लेकिन व्हाट्सअप ने स्टार्ट कर दिया है। तो बी पेटीएम, भीम ऐप और व्हाट्सअप, इन तीनों को आप सही करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पद जो है अन्य व्यक्तियों के विचारों रचनाओं की चोरी को परिभाषित करता है? बौद्धिक संपदा अधिकार, फिशिंग, पायरेसी, प्लेजरिज्म, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति के विचार और रचनाओं की चोरी करते हैं उसे आप क्या कहेंगे? तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, प्लेगरिज्म। इसे कहते हैं साहित्यिक चोरी। ठीक है, इसे कहते हैं साहित्यिक चोरी। किसी के विचार, कॉपी, पुस्तक, किसी चीज को आप चुरा करके अपना कह देते हैं, इसे कहते हैं साहित्यिक चोरी।
अब बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है इसे तो आप जानते हैं, ये बिल्कुल अलग है। फिशिंग, फिशिंग का मतलब जानते हैं जिससे फिश को फंसाया जाता है चारा दे करके, उसी प्रकार से इंटरनेट में धोखेबाजी से फंसाए जाने वाले को फिशिंग कहते हैं। पायरेसी मतलब कि इंटरनेट में मूवी की डिजिटल कॉपी बनाना, चोरी करना, ये सभी पायरेसी के अंतर्गत आती हैं। लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा साहित्यिक चोरी आएगा। अब देखिए फिर से आपको मिलान करना है, मिलान से काफ़ी क्वेश्चन रखा था। अब यहाँ पर देखिए 5 चीज़ें आपको लिखी गई हैं। गुप्तकालीन सिक्के, आधुनिक सिक्के, तुगलक कालीन सिक्के, प्रारंभिक आहाज सिक्के, अकबर के काल के स्वर्ण मोहर, इनको आपको मिलाना है कि मतलब लिखना है उनके कालक्रम के अनुसार। तो आपको मालूम है सबसे पहले कौन सिक्के चले थे? सबसे पहले प्रारंभिक आहत सिक्के चले। आहत मतलब होता है कि ठोकर मार करके सिक्के के ऊपर कुछ न कुछ मोहर को अंकित करना। तो सबसे पहले आहत के सिक्के चले, तो डी वाले को आप सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद आहत सिक्के के बाद आप जानते हैं किसका शासनकाल आया? इसके बाद गुप्तकालीन शासन आया, तो डी के बाद आप ए को रखेंगे। गुप्त काल के बाद तुगलक का शासन आया, सी को रखेंगे। सी के बाद अकबर का शासनकाल आया, ई को रखेंगे। और सबसे लास्ट में आधुनिक सिक्के, जो इस समय सिक्के चल रहे हैं, बी को आप सबसे लास्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, बी तो लास्ट में है, लेकिन सबसे पहले जो सिक्के आएंगे वो आहत वाले सिक्के आएंगे, इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। समझ गए आप कैसे आपको सही करना है? जैसे जैसे क्रम उनका बढ़ता जाएगा वैसे आपको सही करना है। कौन सा संगठन विश्व भर में शरणार्थी का संरक्षण करता है और स्वदेश वापसी को सुगम बनाता है? बहुत बढ़िया पेपर आया था। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए यूनिसेफ जो है ये तो बच्चों के लिए है, WHO ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UNHCR इसका अर्थ समझ लीजिए, UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज मतलब क्या होता है? शरणार्थी, इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। वर्ल्ड बैंक तो पैसे के लिए होता है, तो शरणार्थियों के लिए, रिफ्यूजीज के लिए तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। सरहुल किस राज्य का नृत्य है? ये आपको बताना है। सरहुल 2 नृत्य आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सरहुल जो है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, तो एक आपको मिल गया। ये तीनों में जनजाति पाई जाती, मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति जो है नए वर्ष का त्यौहार जो चैत महीने मनाया जाता है, वहां पर ये उत्सव को मनाती है। नए साल की शुरुआत में वृक्षों की पूजा करती है। मुंडा जनजाति द्वारा मनाया गया सरहुल उत्सव है, सही ऑप्शन होगा झारखंड। नहीं आएगा तो उड़ीसा, बंगाल कोई ऑप्शन रखता तो उसको भी आप लोग सही कर देते। अब देखिए इसमें भी आपको मिलान करना है सही उत्तर का। ये खाद्य श्रृंखला आपको दी गई है। यहाँ खाद्य श्रृंखला में घास लिखा गया, गेहूं, मनुष्य, बकरी, हाथी। इसको आपको मिलान करना है कि एक साधारण खाद्य श्रृंखला किससे मिलकर के बनती है। 20 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए खाद्य श्रृंखला में उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आता है, अपघटक आता है। तो उत्पादक में कौन कौन से आएंगे? देखिए उत्पादक में यहाँ पर घास और गेहूं जो है उत्पादक है। मनुष्य जो आता है उपभोक्ता में आता है, बकरी भी उपभोक्ता में है, हाथी भी उपभोक्ता में आती है। तो खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी समझने का प्रयास करिए। नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, कैसे आप बनाएंगे। देखिए घास की बात करते हैं। घास जो आएगा ये आएगा उत्पादक में। घास को कौन खाता है? बकरी खाती है। और बकरी कौन खाता है? मनुष्य खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला बन गई। घास हो गया उत्पादक, बकरी हो गई प्राथमिक उपभोक्ता, मनुष्य हो गया दूसरा उपभोक्ता। तो यहां पर किस ऑप्शन को आप सही करेंगे देखने का प्रयास करिए। ADC लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए। ए में घास आ गया, डी में बकरी आ गई, बकरी को मनुष्य खा जाएगा। तो ADC को आप सही करेंगे तो श्रृंखला बनेगी। ठीक है, आगे यहां पर मनुष्य को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा, शेर लिख देता। शेर जो है मर जाएगा तो अपघटक खा जाएंगे। तो इस प्रकार पूरी श्रृंखला कंप्लीट होती है, बाकी कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, हाथी को कोई खाता नहीं है, तो श्रृंखला जो बनेगी घास से मनुष्य, मनुष्य से घास से बकरी और बकरी से मनुष्य। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है किसी हिमनद का निक्षेपी अभिलक्षण है। अब देखिए हिमनद मतलब समझिए, जैसे ग्लेशियर होते हैं तो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं। तो जब पिघल करके नीचे जब आता है ग्लेशियर पिघल करके, तो वो आपसे पूछा जा रहा है उसको आप क्या कहते हैं। हिमनद का निक्षेपी अभिलक्षण जो है उसे हम लोग हिमोद कहते हैं। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए उन वनों की पहचान करनी है जिनका स्वामित्व और प्रशासन हमारे देश की सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर 5 आपको वन दिए गए हैं, जैविक वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और वर्गीकृत वन। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, बायोलॉजिकल, रिजर्व और प्रोटेस्टेड। अगर रिजर्व है, आरक्षित है, तो मतलब किसने आरक्षित किया? सरकार ने। प्रोटेस्टेड है मतलब कि सरकार ने इसे प्रोटेक्ट किया है। बायोलॉजिकल मतलब ABC जो हैं ये तीनों सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, D और E ये सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। अवर्गीकृत मतलब होता है अनरिजर्व्ड या अनक्लास्ड। जो रिजर्व नहीं है वो सबके लिए हैं, तो सरकार उसमें क्या कर सकती है? तो डी जहां पर होगा वो तो गलत होंगे ही होंगे, तो डी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो ये हो नहीं सकते हैं तीनों, इसलिए ABC सही ऑप्शन होगा। वर्गीकृत है, जो क्लास्ड कर दिए गए अलग अलग तरीकों से, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो सरकार का इंटरफेस जहां पर सबसे ज्यादा है वो ABC है। सबसे सही उत्तर होगा लास्ट वाला। ठीक है, रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? रासलीला, रासलीला आता है तुरंत आप उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश नहीं है, तो उत्तर प्रदेश से अलग कौन हुआ है? उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड, वहां पर भी रासलीला वहां का लोक नृत्य है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, उत्तराखंड का भी रासलीला लोक नृत्य है, बाकी किसी का नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर आपको मिलान करना है। स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, नीति आयोग, इनकी डेट के साथ में आपको मिलान करना है। स्वच्छ भारत मिशन, सबसे पहले मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014, सरकार बनी थी उसके बाद 2 अक्टूबर को स्टार्ट कर दिया था। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, इसके बाद नमामि गंगे, नमामि गंगे स्टार्ट किया गया था 7 जुलाई 2016। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। हमने सबको मिला दिया है, तो कौन सा बनेगा इसको देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा बनेगा। ए को हमने मिलाया है स्वच्छ भारत को तीसरे से, तो तीसरे से मिलाया है, इसका मतलब ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है, लेकिन डिजिटल इंडिया को 1 जुलाई 2015 से मिलाना है, मतलब कि पहले वाले से। बी को हमको पहले से, तो ये लास्ट ऑप्शन की ओर हम लोग जा रहे हैं। नमामि गंगा 7 जुलाई चौथा, और नीति आयोग को हमको 15 से, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। डेट याद होंगी तो अपने आप आपको मिलान कर लेंगे। अगर 2 भी डेट आपको याद होती है, 3 भी, तो 1 नहीं याद होती, तब भी आपके लिए मिलान करने के लिए बेहतर है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए UN दिशा निर्देशों को अंगीकृत किया? इसका सन आपको याद रखना था, बहुत बार पढ़ाया भी गया है, 1985 सही उत्तर होगा तीसरा वाला। तो पहले सेक्शन में हमने आपको 25 क्वेश्चन जो हैं GS के कराए हैं, इसके सारे उत्तर बिल्कुल सही हैं। आयोग की आंसर की आएगी तो वहां पर से आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। बाकी जिन लोगों ने पेपर दिया है, किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आने वाले सेक्शन भी आपको कराएंगे। इसके बाद अगला सेक्शन जो चालू होगा हिंदी का, फिर हिंदी के बाद आपका मैथ और इंग्लिश के सेक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो आगे आपको सेक्शन कराएंगे। आज स्टेनो का पेपर है, तो पेपर मिलेगा तो स्टेनो का पेपर कराएंगे। 17 तारीख ग्रुप डी का पेपर है, 18 तारीख को ग्रुप सी का पेपर। तो सारे पेपर आप कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है वो लोग बताइए कि आपने इन 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ जो है अनुमानता इसकी जो जाएगी वो 70 से 75 नंबर के आसपास जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी स्टेप हैं और इसलिए ज़्यादा जाएगी क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए लोगों के तुक्के भी सही हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती तो और भी कम जाता, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, 70 से 75 के बीच में रहेगी। बाकी आगे के स्टेप क्वालिफाई भी करने लोगों को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।